हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। अब दोस्तों, मैंने कहा था कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग हर टॉपिक बाय टॉपिक को क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन सीरीज़ फिर से हम पॉलिटी का लेके आए हैं, जो कि आपका फंडामेंटल राइट का है। फंडामेंटल राइट से आज टॉपिक हम लोग रिवीजन करेंगे। 10 घंटा के क्लास को हम लोग 10 मिनट में रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। आप इसे ऑडियो के माध्यम से भी सुन सकते हैं या वीडियो भी देख सकते हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। चलिए, फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल है 12 से लेकर 35 तक है। ये मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक है। भाग 3 है। अधिकार क्या है? अधिकार व्यक्ति को राज्य द्वारा प्रदान की गई गारंटी होती है। अधिकार जो है व्यक्ति को राज्य द्वारा प्रदान की गई गारंटी होती है। अधिकार के प्रकार में जैसे आपका प्राकृतिक अधिकार, मानव अधिकार, कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार में क्या आ जाएगा? सबसे पावरफुल अगर कोई अधिकार है तो वह है आपका प्राकृतिक अधिकार, जिसमें एनिमल प्लस ह्यूमन आ जाएंगे। उसके बाद है मानव अधिकार, मानवों को दिया गया है। मौलिक अधिकार भी मानवों को दिया गया है। कानूनी अधिकार कानूनी प्रक्रिया द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक अधिकार के जनक जो है जॉन लॉक है। प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के द्वारा मानव और पशु दोनों को प्रदान किए जाते हैं। इन अधिकारों में बोलने, सुनने, सूंघने, देखने आदि के अधिकार आते हैं। नेक्स्ट है आपका मानव अधिकार। मानव अधिकार विश्व के सभी मानवों को यूएनओ के मानव अधिकार चार्टर 1948 के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाए जाते हैं। यूएनओ के मानव अधिकार चार्टर में 30 आर्टिकल और 1 प्रस्तावना है। यूएनओ के जो मानव अधिकार चार्टर है उसमें 30 आर्टिकल और 1 प्रस्तावना है। अब हम लोग बात करते हैं मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार किसी देश के संविधान द्वारा वहाँ के नागरिकों, गैर नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं। ये मौलिक अधिकार जो है नागरिकों को और गैर नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं। ये नागरिकों के मौलिक मूलभूत के विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक होते हैं। जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 सिर्फ भारतीयों को ये आर्टिकल, ये आपका मौलिक अधिकार दिया गया है। ये जो आर्टिकल सिर्फ भारतीयों के लिए है, जो कि आपका 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। चलिए फ्रेंड, आगे चलते हैं। कानूनी अधिकार, लीगल राइट क्या है दोस्तों? इसमें कहता है कानूनी अधिकार किसी देश के कानूनी तंत्र के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जैसे इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करना होता है। मतलब कानून के अधिकार को प्राप्त करना है तो यह कानूनी द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करना होता है। इनकी प्राप्ति के लिए आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। अब बात है कि विश्व में मौलिक अधिकार का इतिहास। विश्व में मौलिक अधिकारों का इतिहास क्या रहा? तो विश्व में मौलिक अधिकारों का इतिहास सबसे पहले ब्रिटेन से शुरू होती है। और ब्रिटेन से शुरू होती है, पहले ब्रिटेन में मौलिक अधिकारों का इतिहास क्या रहा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने 1215 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्रिटेन के लोगों को अधिकारों का लिखित दस्तावेज दिया। ब्रिटेन के राजा ने क्या किया? किंग जॉन ने 1215 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्रिटेन के लोगों को अधिकारों का लिखित दस्तावेज दिया, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। जिसे फ्रेंड मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है, मैग्ना का मतलब होता है सर्वोच्च और कार्टा का मतलब होता है डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज। यानी कि कह सकते हैं सर्वोच्च डॉक्यूमेंट की बात करें उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपको। अमेरिका में मौलिक अधिकारों का इतिहास क्या रहा? जैसे थोड़ा सा और इस पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि सबसे पहले अगर मौलिक अधिकारों की बात कहें तो ब्रिटेन में प्रारंभ होती है। ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के लोगों को अधिकार का लिखित दस्तावेज दिया, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना का मतलब होता है सर्वोच्च और कार्टा का मतलब होता है दस्तावेज, डॉक्यूमेंट। फ्रेंड, उसके बाद कहते हैं अमेरिका में मौलिक अधिकारों का इतिहास क्या रहा उसके बारे में जानेंगे। अमेरिका के संविधान में 4 मार्च 1789 को मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। इस अध्याय को बिल ऑफ राइट्स कहते हैं।
अमेरिका का संविधान मौलिक अधिकारों के प्रावधान का पहला संविधान बना, क्योंकि ब्रिटेन में जो मौलिक अधिकारों वो संविधान में लिखी गई नहीं थी, लेकिन फर्स्ट बार किसी के संविधान में अगर लिखा गया तो वो थी अमेरिका, जिसे वहाँ के अध्याय में उसका नाम बिल ऑफ राइट्स कहा गया। उसको चलते फ्रेंड फ्रांस में मौलिक अधिकारों का इतिहास क्या रहा, तो फ्रांस के संविधान में 26 अगस्त 1789 को मौलिक अधिकार जोड़े गए। इस अध्याय को नागरिकों और मानवों के लिए अधिकारों का दस्तावेज कहते हैं। चलिए फ्रेंड, अब भारत में आ जाते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों का इतिहास क्या रहा, तो 1895 में स्वराज विधेयक बिल में यानी स्वराज विधेयक में अनऑफिशियली मांग जो किए थे वो बाल गंगाधर तिलक किए थे। 1925 में जो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में ये मांग रखी थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में यह फर्स्ट मौलिक अधिकार जो लिखित में आपको मांग की गई थी। 1931 में कांग्रेस कराची अधिवेशन में सरदार पटेल ने इसकी मांग रखी थी। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में महात्मा गांधी ने मांग रखी थी। 1934 में आपका संयुक्त समिति यानी ज्वाइंट कमेटी ने इसे अस्वीकार कर दिया और ये मौलिक अधिकारों की मांग को क्या किया, यहाँ अस्वीकार कर दिया। उसके बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत अस्वीकार किया गया। उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था, उसमें भी क्या किया गया, मौलिक अधिकारों को प्रावधान को अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद 1945 में तेग बहादुर सप्रू समिति का गठन होता है और इस समिति ने क्या किया, मौलिक अधिकारों का विभाजन कर डाला। विभाजन में क्या किया, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को अलग कर दिया। इसमें डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों को इसने क्या किया, अलग कर दिया। उसके बाद कहते हैं भारत की आज़ादी के बाद संविधान में भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का विस्तृत प्रावधान किया गया। आज़ादी के बाद संविधान सभा में भारत के संविधान सभा ने क्या किया, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का विस्तृत प्रावधान किया। अब चलते हैं फ्रेंड, मौलिक अधिकारों के बारे में डिटेल से और जानते हैं। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 भाग 3 है। यह जो अमेरिका से लिया गया है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं। आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 12 कहता है राज्य की परिभाषा। भारत की सरकार व संसद, राज्य की सरकार व विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकरण यानी लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटी, ये सब राज्य की परिभाषा में आ जाएंगे। फ्रेंड, राज्य की परिभाषा में फिर से हम लोग, क्योंकि राज्य की पूरे पॉलिटी में आपको जो है राज्य की परिभाषा काफ़ी इम्पोर्टेंट अहम भूमिका निभाती है, तो इसलिए हम लोग को जानना अवश्य है कि आर्टिकल 12 क्या कहता है। आर्टिकल 12 में भारत सरकार व संसद दोनों आ जाएंगे, राज्य सरकार व विधानमंडल दोनों आ जाएंगे, और लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटी। फ्रेंड, अब बात करते हैं संघ में क्या आ जाएंगे, सरकार और संसद। राज्य में आ जाएंगे सरकार और विधानमंडल, स्थानीय में जैसे पंचायत, नगर पंचायत आ जाएंगे। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक यानी मुखिया से लेकर प्रधानमंत्री को हम राज्य कहेंगे, और चपरासी से लेकर भारत के सचिव तक या इसको भी हम राज्य कहेंगे। सरकार में जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका से अलग रखा गया है। न्यायपालिका को राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं माना गया, यानी कि न्यायपालिका को राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं माना गया है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड, अदर अथॉरिटी किसे कहते हैं। अदर अथॉरिटी की बात करें, यहाँ सोम प्रकाश का केस आता है। सोम प्रकाश के केस में कहा गया राज्य कौन होंगे, तो सोम प्रकाश के केस में कहा गया राज्य जो होंगे सरकार के संसाधन, जैसे कि जिसमें सरकार का पैसा लगा हो उसे हम राज्य बोलेंगे, जैसे ONGC, NTPC, LIC, ICAR, ETC। सरकार की कार्यविधि से संचालित सरकार के अकाउंटिंग का जितने भी काम करता हो सभी के सभी राज्य के अधीन आएंगे। पूर्व इतिहास सरकार का ये जो है आपका अदर अथॉरिटी के अकॉर्डिंग आपको राज्य होंगे। उसके बाद और भी एग्जाम्पल जैसे कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, जिसमें नेशनलाइज बैंकिंग है सेक्टर, सभी आपको राज्य में आ जाएंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये राज्य होंगे। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ये भी राज्य होंगे। भारतीय खाद्य निगम
भारतीय इस्पात प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ETC, यानी ये सब जितने भी होंगे जिसमें सरकार का पैसा लगा हो सबके सब आपका राज्य होंगे। आर्टिकल 13 क्या कहता है फ्रेंड? आर्टिकल 13 कहता है इसके अंतर्गत राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। आर्टिकल 13 कहता है कि राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। जैसे आर्टिकल 13 का क्लोज 1 कहता है संविधान के पूर्व की विधियाँ, यानी संविधान के पूर्व की विधियाँ के बारे में प्रावधान है। जैसे संविधान बनने के पहले के बारे में प्रावधान है, IPC, CRPC आदि। आर्टिकल 13 का क्लोज 2 कहता है संविधान के बाद की विधियाँ, यानी कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। संविधान बनने के बाद का जो प्रावधान हुआ वो आर्टिकल 13 का क्लोज 2 बताता है। आर्टिकल 13 का क्लोज 3 बताता है कि विधि के परिभाषा। आर्टिकल 13 का क्लोज 3 बताता है विधि के परिभाषा। विधि के परिभाषा के अकॉर्डिंग आपको आ जाएंगे, जैसे कि अध्यादेश, आदेश, उपविधियाँ, अध्यादेश, आदेश, उपविधियाँ, नियम, विनिमय, अधिसूचना, जिसको नोटिफिकेशन बोलते हैं, एरुडिया, ये सब के सब आपको आर्टिकल 13 का क्लोज 3 के अंतर्गत आ जाएंगे। फ्रेंड आगे बढ़ते हैं अब। तो पृथकरणीयता का सिद्धांत। पृथकरणीयता का सिद्धांत क्या कहता है? यदि कोई विधि या कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो उस विधि का सिर्फ वह हिस्सा अवैध घोषित किया जाएगा, पूरा मौलिक अधिकार या इसका प्रभाव इस पर पूरे मौलिक अधिकार पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पृथकरणीयता का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ अगर जारी किया जाता है तो उस विधि का सिर्फ वह हिस्सा अवैध घोषित किया जाएगा, ना कि पूरा मौलिक अधिकार। उसका चलते आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। इसमें कहता है संविधान के पूर्व की कोई विधि या यदि मौलिक अधिकार के विरुद्ध है तो ऐसी विधि को मौलिक अधिकार आच्छादित कर देते हैं। जैसे फ्रेंड यहाँ जो कानून, मान लीजिए कि कोई कानून संविधान बनने के पहले बन चुकी थी, अगर संविधान बनने के बाद जो कानून बनी, संविधान बनने के बाद, तो संविधान की जो नियम है और पहले वाले नियम को क्या करेंगे, छायांकित कर देगा कि पहले वाला नियम लागू नहीं होगा बल्कि जो संविधान है वो वाला नियम लागू होगा। इसके बाद कहता है आर्टिकल 13 का क्लोज 4 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से 13 का क्लोज 4 जोड़ा गया। 13 का क्लोज 4 कहता है इस अनुच्छेद को 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से जोड़ा गया। संविधान संशोधन की विधि, जैसे कि इसमें आता है शंकरी प्रसाद का केस। शंकरी प्रसाद का केस 1951 में आता है भारत सरकार के, कि इस केस में कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन को विधि के अंतर्गत नहीं माना। इसमें क्या कहा गया फ्रेंड, शंकरी प्रसाद के केस में कहा गया कि संविधान संशोधन को विधि के अंतर्गत इसमें नहीं माना। उसके बाद आता है सज्जन सिंह का केस, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के केस में क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन को विधि के परिभाषा के अंतर्गत नहीं माना। इसमें भी क्या है, विधि के अंतर्गत नहीं माना। उसके बाद आता है गोलकनाथ का केस, 1967 का मामला था गोलकनाथवाद, और इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा विधि के परिभाषा के अंतर्गत आएगा, यानी संविधान संशोधन विधि के परिभाषा के अंतर्गत आएगा। शंकरी प्रसाद में संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आएगा। सज्जन सिंह केस में विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा, लेकिन गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान संशोधन जो है विधि के परिभाषा के अकॉर्डिंग आएगा। उसने क्या किया, 24वें संविधान संशोधन कर दिया और 1971 में 24वें संविधान संशोधन किया और आर्टिकल 13 का क्लोज 4 जोड़ दिया, जिसमें संविधान संशोधन को विधि के तहत नहीं माना। दोस्तों आगे चलते, सन 1973 का केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस 1973 में कहता है इसने क्या किया, संविधान संशोधन को विधि नहीं माना परंतु मूलभूत ढांचे का सिद्धांत पेश किया।